नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जी.आर. कमल का एक शेर है, वो कहते हैं कि मेरे नसीब में थी दोस्त तो किताब गलत, कहीं सवाल गलत था, कहीं जवाब गलत। आजकल ये बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, बहुत से विद्यार्थियों को, छात्रों को शायद ऐसा महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ घर का माहौल कुछ ऐसा है कि बहुत से माँ बाप बच्चों को ये कहते हैं कि भाई देखो, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करा दिया है, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हारे लिए किताबें हैं, तुम्हारे लिए ट्यूशन लगवा दी गई है, कोचिंग सेंटर है, सब कुछ है, तो सिर्फ पढ़ो। और इसके साथ साथ टीवी यानी केबल का कनेक्शन काट दिया गया है, इंटरनेट पे जा नहीं सकते, मोबाइल पर बात करने के वक्त रेडार की तरह माँ बाप उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। बच्चे जितने दुखी और परेशान हैं, उनसे ज्यादा उनके माँ बाप। कहते ये हैं कि ये परीक्षाएं जो होती हैं, ये बच्चों की नहीं बल्कि उनके माँ बाप की परीक्षाएं होती हैं। क्या सचमुच ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? और क्या बोर्ड की परीक्षाओं का तनाव इतना अधिक होता है कि जिससे ना तो बच्चे और कभी कभी उनके माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ऐसा होता ही क्यों है? क्या इसी पर ही हमारी जिंदगी का दारोमदार टिका हुआ है? क्या वो छात्र जो बोर्ड की परीक्षाओं में कभी भी अच्छा नहीं कर पाए, क्या उसके बाद उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? आज हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी तरह का तनाव इन परीक्षाओं को लेकर है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है, परीक्षाओं को कैसे बेहतर अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, और तनाव तो दूर ही रखा जाना चाहिए। जी हाँ, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा तनाव कुछ अच्छा भी होता है, शायद उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो ये भी खास तौर से समझेंगे कि तनाव कब चिंता का विषय बनना चाहिए या कब जरूरत होती है किसी विशेषज्ञ के पास जाने की। तनाव से कैसे आप बचाव कर सकते हैं, ये जरूर समझेंगे अपने विशेषज्ञों से। लेकिन उससे पहले, जब बोर्ड की परीक्षा की बात हो रही है तो बहुत से लोगों का मानना है कि बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाना बेहद जरूरी है। क्या वाकई इसकी इतनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो सब कुछ समाप्त हो गया, या फिर इसके आगे कुछ और भी मंजिल हो सकती है? बहुत सी बातें हैं आज विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि बोर्ड की परीक्षा जब तनाव के रूप में सामने आती है तो उसका क्या प्रभाव होता है किसी भी छात्र पर। स्ट्रेस आज हम सभी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या स्कूल स्टूडेंट्स, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स, डेडलाइंस और बहुत सारा तनाव। बच्चों के लिए परीक्षा भी स्ट्रेस का कारण बनती है। बोर्ड एग्जाम्स यानी बच्चे के लिए मेहनत का समय, वो परीक्षा जिस पर निर्भर करता है उसका भविष्य। इसलिए उसके लिए जरूरी होता है बेस्ट रिजल्ट्स लाना। ऐसा करने के लिए सबके कई सारे इंस्ट्रक्शंस, हर समय पढ़ने का प्रेशर स्ट्रेस को और भी बढ़ा देता है। इसका प्रभाव सीधा परफॉर्मेंस पर पड़ता है और बच्चे के लिए कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चे से खुद अपने सपने जोड़ लेते हैं और यहाँ से शुरू होता है सिलसिला बच्चे पर दबाव का। बच्चे को कैसे पढ़ना है, किस तरह से परीक्षा की तैयारी करनी है, इसे लेकर सबकी अपनी धारणाएं हैं जो बच्चे पर डाल दी जाती हैं, जिससे परीक्षा बोझ बन जाती है। लेकिन अगर परीक्षा की तैयारी सही तरीके से की जाए और बच्चे को सहयोग दिया जाए तो वो पूर्ण रूप से उसमें सफल हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है ये जानना कि बच्चे पर पड़ रहे स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। जब भी कोई बड़ा काम हाथ में होता है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए अगर किसी से सलाह मिल जाए, और उससे भी ज़्यादा ये है कि टाइम मैनेजमेंट, यानी एक बार जो वक्त निकल गया वो तो लौट के आएगा नहीं, तो जितना वक्त है उसमें किस तरीके से उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के दिन जब हम बोर्ड की परीक्षा और तनाव विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो शायद बहुत से लोगों को, छात्रों को ये लगेगा कि समय जरा कम है, लेकिन इस कम समय का भी बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज की तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, आज बता रहे हैं विशेषज्ञ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, साइकेट्रिस्ट, मूलचंद मेडसिटी से, राशि निरोला, प्रिंसिपल द इंडियन स्कूल से। साथ ही मौजूद हैं निधि तिवारी, स्कूल काउंसलर, स्प्रिंग डेल्स, पूसा रोड से।
आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, आपसे हम ये शुरुआत करें चर्चा की कि तनाव की जब भी बात आती है तो स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये बहुत खराब है। दूसरी तरफ ये भी होता है कि नहीं, कुछ कुछ तो अच्छा होता है जी। कुल मिलाकर तनाव कब अच्छा होता है और कब वो बुरा बन जाता है? बहुत अच्छा सवाल है साहब। पहले तो ये जानना जरूरी है कि तनाव क्या बहुत खौफनाक शब्द है या एक खौफनाक तजुर्बा है। विज्ञान ये बताता है कि तनाव निजी हिस्सा है हमारी जिंदगी का। यहाँ तक कि तनाव के बगैर एक ऑप्टिमल, एक नॉर्मल डे टू डे तनाव के बगैर जिंदगी है ही नहीं। तो एक बच्चे के लिए अगर केवल स्कूल के गेट के अंदर जाना ही तनाव है और एक के लिए एग्जामिनेशन तनाव है, एक के लिए जिंदगी का करियर बनाना तनाव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने अपने मिजाज पर, तजुर्बे पर, अपने विकसित जीवन पर किस तरह की बातें हैं जो हम तनाव से जोड़ देते हैं। एक मामूली जिंदगी की दिनचर्या निभाना भी आम इंसान को, आम माँ बाप को भी कभी कभी बहुत कुंठाजनक लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। जब 6 बजे बच्चे को उठ के तैयार करना, तो हम देखते हैं कि आम फैमिली में लड़ाइयाँ हो जाती हैं सुबह सुबह कि कौन क्या करेगा, कितना बच्चे को छोड़ने जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि बदलते हुए समाज में इंसान का टॉलरेंस बहुत कम होता जा रहा है। यानी कि तनाव से झेलने की शैली जो है, जिसको हम शिक्षा की प्रणाली में लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो शैली घरों में ही कम होती जा रही है। क्योंकि एक तो न्यूक्लियर फैमिली है और बहुत ज्यादा बोझ अपने लक्ष्यों का लेके चलना, कई बार ऐसे लक्ष्य के जो बच्चों को पता ही नहीं कि वो क्या काल्पनिक दुनिया है। सो ये जानना एक फैमिली के भीतर जरूरी होगा कि पहले तो हम मान के चलें कि बिना प्रोत्साहन के, बिना एनकरेजमेंट के, बिना ऑप्टिमल मोटिवेशन के जिंदगी का क्या फायदा है। तो वो तो बच्चों का अपनी मार्गदर्शकता दीजिए ना, उसको आप तनाव मत कहिए। हालांकि उसके साथ तनाव महसूस जरूर होगा, टू लिव लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। तनाव तब आता है जब हम एक दूसरे पर तनाव पीड़ित हो जाते हैं कई बार, क्योंकि सबसे ज्यादा एक यंग जीवन में, यंग माइंड के जीवन में तनाव आसपास से आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरुआत में कि किस तरीके से हम अपने सपने साकार करने का जो श्रेय है वो बच्चों पर डाल देते हैं, अपने सपने जी। और शुरू वही होती है कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देखो हमारे खानदान में इतनी लेगेसी रही है एक बिजनेस बनने की। अनजाने में होता है, जानकर कोई नहीं चाहता माँ बाप। दूसरा हो सकता है कि एजुकेशनल सिस्टम में कई तनाव रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, रिफॉर्म्स आ गए हैं, एक सीसीई सिस्टम आया है, वैल्यूज एजुकेशन आ गया है। इससे और क्या चाहिए हमें कि हम इसको ढांचे में ऐसे डालें और घर, संसार, स्कूल और समाज और भविष्य के साथ जोड़ते हुए तनाव को ऐसा समझें कि तनाव केवल हमारे को एक बीमारी ना लगे, तनाव हमारे लिए प्रोत्साहन लगे। जी राशि जी, हमें ये बताइए, जब भी किसी इंसान के जीवन की बात होती है तो ये कहा जाता है कि समय समय पर परीक्षा किसी भी तरह की ले लीजिए जरूरी है कि अच्छा वक्त आया, उसके बाद कुछ आपको ऐसा वक्त आएगा जिसमें आपको लगेगा कि शायद कुछ परीक्षा ली जा रही है। अगर बोर्ड की परीक्षा की बात करें, हर पूरे साल भर बच्चे ने पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद जो परीक्षा होनी जरूरी है, लेकिन उसका जो हुआ बनाया जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब डर जाए वो, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहता है? एटमॉस्फेयर को बदल देना ही एक तनाव है। तो अगर पेरेंट्स घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल साधारण रखेंगे, जैसे था वैसा है एग्जाम्स के दिनों में, तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चों पर स्ट्रेस आएगा। बच्चों को जो स्ट्रेस है वो अपनी तरफ से शायद 40% होगा, 60% पेरेंट्स और सोसाइटी का है और स्कूल का भी है साथ में, क्योंकि स्कूल भी चाहता है कि उनका रिजल्ट अच्छा हो, तो स्कूल भी स्ट्रेस डालता है। इस बात को लेकर घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल साधारण है। दीदी जी, यही बात जो मैडम ने कही है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, क्या कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारे भाई बहन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो तुम्हें अच्छे नंबर लाना जरूरी है, या फिर टीचर्स का ये कहना कि अच्छे नंबर आने ही चाहिए? कहाँ से शुरुआत हो रही है तनाव की? देखिए, तनाव की शुरुआत जो मुझे लगता है सबसे पहले तो घर से ही शुरू होती है। जैसे कि पेरेंट्स जो है बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से। वो चाहते हैं कि हमने ये काम किया तो हमारा बच्चा हमसे अच्छा बने। ये एक आम माता पिता की सोच है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, या मैं ये जीवन में नहीं कर सका, या अगर मैं जीवन में ये नहीं कर पाई या कर पाया तो मेरे बच्चे को मुझसे आगे जाना है। पहला तो ये, तो उस तनाव को कम करने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को डिस्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अपने घर में एग्ज़ाम के दिनों में
कर्फ्यू ना लगाएं, अपने बच्चे के लिए एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर दें, उसके साथ एक नॉर्मल बातचीत करें, उसको क्वालिटी टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आप अपने बच्चे का तनाव कम कर सकते जी, हैं। तो बच्चों का तनाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि माँ बाप पहले अपना जो तनाव है उसको कम रखें। फिलहाल इस समय अब्दुल खालिद साहब हैं राजस्थान से। अब्दुल खालिद साहब, आदावर्ज सवाल पूछिए। मैं एक्सपर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि सर जी, जैसे मेरे बच्चे और मेरे बहन, मेरे भैया जी, अभी बोर्ड की परीक्षा राजस्थान में 14 मार्च से प्रारंभ होने वाली है, तो इस परीक्षा को लेकर बच्चों को मेंटली से किस तरीके से तैयार करना चाहिए, तनाव को, और उन्हें कितने घंटे घर पे पढ़ना चाहिए, और उन्हें भोजन में किस तरीके का भोजन लेना चाहिए। जैसे मैं मेरी तैयारी के रूप में बता देता हूँ कि बच्चों को जैसे इस समय में बादाम खिलाने चाहिए, बच्चे को टेलीविजन से रोकना चाहिए, और इस तरीके से उन्हें किस तरीके का भोजन करना चाहिए ताकि वो उनके हेल्थ को भी बनाए रखे, उनमें उनके शरीर में ऊर्जा बनाए रखे, उनके शरीर को जो तनाव को दूर रखे, उन्हें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। रखिए सर जी, मैं एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, आपका सवाल बहुत अच्छा है और जितने सवाल आपने पूछे उन सबका जवाब एक साथ तो नहीं, पूरे कार्यक्रम में मिलता रहेगा। तो अब्दुल खालिद साहब, आपसे गुजारिश ये है कि आप और आपका पूरा परिवार ये कार्यक्रम देखिए, और जिस तरह की बातें भी आपने कही कि टेलीविजन रोकना, टेलीविजन बुरी चीज नहीं है, वरना ये कार्यक्रम टेलीविजन के जरिए आप तक न पहुंचता। टेलीविजन बहुत जरूरी है, लेकिन कितना देखना है ये जानना बहुत जरूरी है। और शायद बोर्ड की परीक्षाएं, क्या डॉक्टर नागपाल, ये जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि बादाम या जो भी अच्छी चीजें अगर खानी भी हैं तो सिर्फ बोर्ड की परीक्षा में क्यों, और ये जिंदगी की एक सीढ़ी है केवल। आपके जितने अब बच्चे हैं इस जनरेशन के, सबको बहुत आगे जाना है, सीढ़ियां काफी लंबी हैं। ये एक परिस्थिति है जिसको आपके साथ बैठकर वो घर के वातावरण में वो माहौल बना के, जैसा आपने सुना हमारे एक्सपर्ट से भी, वो बना के आगे चलने का प्रयास सबसे पहला कदम है। एक हंसी उल्लास का जो माहौल है वो माँ बाप ही, परिवार ही बना सकता है। जैसा अभी हमने सुना कि हम एक कर्फ्यू लगा देंगे घर में कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, भाई अब सब लोग अपने पैर संभाल के चलिए, आवाज नहीं होनी चाहिए। यही बच्चे को सबसे बड़ा तनाव लगता है कि जीवन में इतना बदलाव क्यों, कि ऐसा लगे कि सारी दुनिया परीक्षा दे रही है, केवल मैं नहीं, घर में बड़े से लेकर छोटे तक। एक नॉर्मल दुनिया बनाए रखना अगर आप पहला कदम लेंगे, फिर आगे चर्चा में ये आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे का खान पीन है, उसका सोने का ढंग है, किस तरीके से टीवी और एंटरटेनमेंट और खेल कूद और एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। हम हमेशा ये कहते हैं कि अपने सारे जो इंटरेस्ट हैं, यहाँ तक कि कुछ खेल कूद में इंटरेस्ट लेना या डांस करना या गाने गाना, ये सब बंद कर दो। भाई ये सब चीजें जरूरी हैं परीक्षा के टाइम पे भी, लेकिन उसका जो आंकड़ा है कहता है कि करीब 15 मिनट रखें, आधा घंटा रखें, उससे ज्यादा नहीं। बट पढ़ाई के साथ साथ जीवन को संपूर्ण रूप से एक होलिस्टिक तरीके से अपने नजरिए से लेके चलें। माँ बाप ये उद्देश्य बच्चे को दे सकते हैं सबसे पहले। निधि तिवारी जी, हम आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं, हमने ये तो समझा कि जब भी परीक्षाएं आती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हो, तो घर में इस तरह का माहौल जो आप लोगों ने बताया बार बार कि कर्फ्यू जैसा हो जाता है। इसके पीछे अगर हम कारण समझने की कोशिश करें, माँ बाप की ओर से सबसे बड़ा कारण, एक तो आपने बताया कि वो अपनी इच्छाएं या उनके सपने जो अधूरे रह गए या जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बने, वो थोपने की कोशिश करते हैं। दूसरा, क्या कहीं समाज में हम सबको एक डर अब बैठ गया है कि फेल नहीं होना, यानी पिछड़ना नहीं है? आपकी नजर में वो कारण क्या है? पहला कारण तो आपने बता ही दिया कि पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दूसरा जो सोसाइटल प्रेशर है कि फेल नहीं होना, क्योंकि आजकल के कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कंपटीशन इतना टफ है कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। लेकिन जो फेल ना होने की बात है तो सीबीएसई की तरफ से तो अब ऐसी गाइडलाइन है 10th में। फेल से मेरा मतलब जिंदगी में नाकाम होना, मतलब परीक्षा में फेल होने की बात नहीं है। मतलब आपके नंबर 75% या 80% भी आ गए, मिठाई बांटते बांटते माँ बाप झिझकने लगते हैं कि ये मिठाई खाने का क्या लाभ, बच्चे का दाखिला तो होगा नहीं। आजकल के टाइम पे इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए कि मुझे नहीं लगता कि बच्चा कोई भी नंबर से पास हो उसके लिए किसी चीज की कमी है। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर ही आजकल की फील्ड में नहीं ऑप्शंस हैं। आजकल के पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो खुले हुए हैं। वो किसी भी फील्ड जो कि उनके बच्चे को इंटरेस्ट में आती है, जो उनके बच्चे की क्वालिटीज को हाईलाइट करती है, अपने बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटीज को समझिए और उसके अनुसार अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। मार्क्स,
परीक्षा, ये सब एक सीढ़ी है जो एक इस बच्चे को पार करनी है। लेकिन वो सीढ़ी या वो परीक्षा इस लाइफ का या उसके जीवन का अंत नहीं है। ये सोच के एक बच्चे को परीक्षा देनी चाहिए और माता पिता को ये सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को आगे किस दिशा में बढ़ाना है। ये एक बहुत जरूरी डिसीजन है जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करके बैठ के और डिसाइड करना चाहिए कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है और उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसका करियर वो चूज करवाएं। बहुत महत्वपूर्ण अपनी बात, थोपे नहीं, अपनी इच्छाओं को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसके ऊपर प्लीज ना थोपें। जी डॉक्टर नागपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है निधि जी ने कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना थोपें, स्ट्रेस को ट्रांसफर ना करें। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब इस तरह का तनाव जो है ट्रांसफर होता है बच्चे पर, ये कैसे पता चले कि क्या बच्चे पर वाकई तनाव पड़ रहा है और किस तरह के उसका प्रभाव होगा, प्रेजेंट कैसे करेगा वो? एक बात तो इनकी बात से मुझे याद आई कि विश्व भर में अब रिसर्च जो चाइल्ड डेवलपमेंट में हो रही है वो हमें ये बता रही है कि जो हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है जो बच्चों का, और वो आगे चल के जिंदगी में क्या सफलता प्राप्त करते हैं, इसका कोरिलेशन कोई डायरेक्ट नज़र में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि कई इंडियन स्टडीज अब बताती हैं जो 90% हों या 95% हों, जरूरी नहीं है कि सक्सेस जिंदगी का उनके कदमों में रखा है, क्योंकि कई बार एवरेज बच्चे जो स्कूल के वातावरण में निकल जाते हैं लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आप देखिए कि वर्ल्ड के जो 500 टॉप कंपनीज हैं उनमें से मेजॉरिटी जो उनके सीईओज हैं कभी भी हायर एजुकेशन में नहीं गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मत पढ़िए, लेकिन ये है कि आप स्कूल के परीक्षा के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स से जिंदगी का फैसला मत करिए। और ये जो बात है ये माँ बाप से और स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से और मीडिया से ही आएगी। जी, ये इसी बात को थोड़ा सा और खोल देते हैं। क्यों आप जो बात कह रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सांत्वना के लिए, कॉन्सोलेशन के लिए कहा जा रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर खराब नंबर भी आ जाएंगे तो भी रास्ते बंद नहीं होते हैं। लेकिन समाज में ही दिक्कत ये है कि हम आप सब मिलकर समाज को बनाते हैं। राशि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, यही प्रेशर टीचर्स के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर रहता है। विज्ञापन छपते हैं उसके बाद, जब बोर्ड की परीक्षा आ जाती है कि हमारे स्कूल में इतने % वाले टॉपर्स हैं, ऐसा है वैसा है, फिर ब्रांडिंग होती है। वो गलती तो हम खुद कर रहे हैं, फिर हम दोष देते हैं बच्चों को। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात हमने बोली कि प्रेशर केवल पेरेंट्स पर नहीं, मेरे को लगता है कई बार पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं होते, परंतु सोसाइटी की वजह से प्रेशराइज हो जाते हैं। उनको अपना इतना स्ट्रेस नहीं होता, ना वो अपनी इच्छाएं थोपना चाहते हैं, बट सोसाइटी और जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, उनकी वजह से पेरेंट्स भी प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ, स्कूल और टीचर्स भी बहुत प्रेशराइज होते हैं जब एग्जाम्स के दिनों में तो होते हैं, पर उससे ज़्यादा प्रेशर उन पर तब होता है जब रिजल्ट निकलने वाला होता है। बिल्कुल रिजल्ट से पहले सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। और ये आपने सही बोला कि सोसाइटी तो हम लोग खुद बना रहे हैं, परंतु ये एक लगता है एक पूरा सर्कल बन गया है जो एक दूसरे से स्ट्रेस ट्रांसफर एक दूसरे पर कर रहा है जी। और इसको दूर, इट्स अ कंप्लीट साइकिल, वन पासिंग टू द अनदर वन। और मुझको लगता है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे को हायर स्टडीज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हायर स्टडीज आर एज इम्पोर्टेंट। तो उनके लिए भी जाने के लिए स्ट्रेस इसलिए ज्यादा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, इन्होंने बोला। जी, और क्या किया जाए उसके लिए आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुखविंदर जी हैं अमृतसर से हमारे साथ फोन लाइन पर। सुखविंदर जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या है आपका सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी टोटल इसका कोर इशू है क्या? आज कोई भी बच्चा जो 4 बॉडीज इन्वॉल्व है, पेरेंट्स है, इंस्टीट्यूशन है, स्टूडेंट्स है और जॉब है, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कैरियर क्या करना है किसी आदमी ने, बच्चे ने। तो इसका कोर इशू क्या है? आप बच्चों को क्यों स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स को क्यों स्ट्रेस होता है, इंस्टीट्यूशन को क्यों स्ट्रेस होता है? व्हाई दे आर एडवर्टाइजिंग देयर इंस्टीट्यूशन जी के अल्टीमेटली स्टूडेंट को भी ये होता है कि मैं आज टॉप करूं, अपने 100 स्टूडेंट है बच्चे क्लास में, तो मैं पहले 4-5 में आ जाऊं सो दैट आई कैन बी प्लेस्ड राइटली जी। जी सुखविंदर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जो ये जानना चाह रहे हैं कि सोसाइटी, पेरेंट्स, स्कूल, कुल मिलाकर जो पूरा सर्कल बन रहा है, स्ट्रेस आखिर आता ही क्यों है? जब सबको ये पता है कि बोर्ड की परीक्षा इज नॉट द अल्टीमेट एम, तो फिर स्ट्रेस क्यों? बहुत अच्छा सवाल, बहुत फिलोसॉफिकल सवाल है ये। मैं मानता हूं कि हम सब 3 मिलके इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने एक नया दरिया सोच विचार का शुरू कर दिया है। ये बात सही है कि
बहुत लेवल तक एजुकेशन कमर्शियलाइज है, खासकर हायर एजुकेशन में आप देख रहे हैं कि कितने यूनिवर्सिटीज इतने बड़े बड़े इश्तेहार देते हैं कि भाई हमारे पास केवल टॉपर्स आते हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटी है, सारे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास हैं, या सारे दुनिया के स्कूल के टॉपर्स हमारे यहाँ आते हैं। कुछ हद तक ये गलत है, क्योंकि आप ठीक कहते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन में मुझे जाना चाहिए और वहां पे मुझे नहीं मिला अगर एडमिशन, तो मैं निकम्मा हूं, मैं बेबस हूं, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कहीं बच्चों में ये आभास बैठना शुरू हो जाता है जी। लेकिन एक आपके लिए मैं बता दूं, जो आप कई सारे हजारों माँ बाप और टीचर्स को आप भी बता सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट पेरेंट हैं आप, कि हमने बच्चों को बड़ा करते करते शायद उनका बचपन खो दिया है, और उस बचपन के सफर में उनको रोजाना जिंदगी का जो एहसास है, एक मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, सोशल, टीचर्स के साथ एक रोल मॉडलिंग, पेरेंट्स के साथ रोल मॉडलिंग, वो हमने इस भाग दौड़ की दुनिया में, जिसको हम कहते हैं कि चाइल्ड इज नो मोर अ जर्नी देन अ रेस, है ना, वो हम सब जिम्मेवार हैं, पूरी दुनिया जिम्मेवार है। तो हम अगर बैठ के बच्चे के हर साल, यानी कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बच्चे नहीं, छोटे बच्चों से लेकर उनके बचपन को समझना, उनके बचपन के साथ बैठ के खेलना, उनकी जिंदगी में शामिल हो जाना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, ये सब बातें अब आने वाले समय में पेरेंट्स को समझनी होंगी। और पेरेंटिंग के लॉज बदल रहे हैं, अब वो रहा नहीं कि भाई किसी ने डिसाइड कर लिया कि इस घर में ऐसा चलेगा तो बस वही चलेगा। बच्चों से भी हमने बहुत कुछ सीखना होगा, जिंदगी के कई पहलू सीखने होंगे, और कहीं ना कहीं तनाव को मुक्त करने के लिए बच्चों से सीखना होगा। द स्माइल ऑन द चाइल्ड इज समटाइम्स द स्माइल फॉर द पेरेंट्स। और अगर हम ये लेके चलें, पर्पस ऑफ एजुकेशन और पर्पस ऑफ गोइंग टू स्कूल इज बेसिकली कि बच्चे को हम जिंदगी में क्या करना है अपने मन से, अपने लगाव से, अपने प्यार से, उसके लिए दिशा दिखाएं, ना केवल कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स आने हैं और क्योंकि राहुल और अनीता ये कर रहे हैं जिंदगी में जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, तुम्हें भी वही साकार करना है। वहां पर बच्चा एक नैरो जिंदगी देखने लगता है और तनाव से पीड़ित होकर फिर एक सोसाइटी में तनाव पैदा होता है। जी, ये एक बहुत अच्छी बात है कि किसी एक लक्ष्य को ही लक्ष्य ना माने, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले, मंजिल पता नहीं कहाँ आएगी। अब आपसे ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है कि बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन बच्चे बहुत इंतजार कर रहे होंगे ये समझने के लिए। आज 17 तारीख की सुबह हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्या करें वो, अब जो दिन बचे हैं, अगर बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है तब, और अगर तैयारी जरा अभी बाकी है तो क्या करना चाहिए? आपसे शुरू करते हैं तिवारी जी। इस टाइम पे जबकि बहुत थोड़े दिन रह गए हैं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, तो ये टाइम बच्चों के लिए बेसिकली, अगर उन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से हर चैप्टर को और हर सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो ये टाइम उनका रिवीजन का टाइम होता है आइडियली। तो बेसिकली इस टाइम पे उनको अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए, और रिवाइज करते वक्त वो ये ध्यान रखें कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, अपने बुलेट पॉइंट्स बना लें। दूसरा बहुत ज़रूरी बात जो इस टाइम पे बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, वो है प्रैक्टिस ऑफ सैम्पल पेपर्स। जो सैम्पल पेपर्स मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि वो बोर्ड की परीक्षा में 3 घंटा बैठते हैं परीक्षा को लिखने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से वो घर पे 3 घंटा बैठ के उन प्रैक्टिस पेपर्स को करें, जिससे कि उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि उनके वीक एरियाज़ क्या हैं और उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं पेपर करते वक्त। क्योंकि ये सैम्पल पेपर अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग पैटर्न पे होते हैं, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, तो इससे उनको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा हो जाता है और अकॉर्डिंगली वो उस सब्जेक्ट को और पॉलिश कर सकते हैं। जी राशि जी, जिस समय बच्चा घर पे पढ़ने के लिए बैठता है, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी उठ के ही पढ़ो क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, लेकिन कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ना भी प्रेफर करते हैं। लंबे समय तक बैठ रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट रखें और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें? ये एक मेरे को ये पेरेंट्स की बात समझ में नहीं आती है कि अपना टाइम बच्चों को डिसाइड करने दें। अगर वो कंफर्टेबल फील करता है कि रात को पढ़े तो पढ़ने दें, सुबह उठना है तो पढ़े। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी पढ़े 1-1.5 घंटा पढ़े, उसके बाद शॉर्ट ब्रेक ले। अभी पूछा था किस तरीके का खाना खाएं, तो अगर पेरेंट्स उनके पास एक बॉटल में बादाम, किशमिश वगैरह कुछ रख दे तो पढ़ते समय वो भी खा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड डी स्ट्रेसिंग थिंग। दूसरा, 1-1.5 घंटा पढ़ने बाद 8-10 मिनट का अगर ब्रेक ले, उस ब्रेक में अगर बच्चा टेलीविजन देखना चाहता है, किताब पढ़ना चाहता है, मैगजीन पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, गाने सुना,
जो भी करना है तो उसको करने दें, और इसी को लेकर पेरेंट्स को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, निधि जी ने बोला कि 3 घंटा पढ़ना चाहिए, पेपर करना चाहिए जी। मैं सोचती हूँ कि एक अलार्म क्लॉक लगा लें 3 घंटे का, और तब देखें कि ये 3 घंटे में उनका पेपर पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इस टाइम ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि दिल बी स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा करने के लिए, और जो एवरेज और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि उसमें कम से कम उनके फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स आ सकें। सो आई थिंक टाइम बच्चों को निर्धारित करने दें, सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, अपने अपने हैबिट्स और अपने अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से वो अपना टाइम निर्धारित कर सकते हैं।